हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। जो आज हम वीडियो लेक्चर बना रहे हैं उसके लिए मैं आपके सामने आया हूं। मेरा नाम है डॉक्टर अंकित गुप्ता। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन ITM एफिलिएटेड टू जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग मींस अंतरराष्ट्रीय विपणन। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सिलेबस का है, यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है, यानी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, मतलब अंतरराष्ट्रीय विपणन के अलग अलग विभिन्न माध्यम क्या होते हैं और कैसे अंतरराष्ट्रीय विपणन को हम समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आज हमारा का टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय विपणन का। तो पहले हमको इंटरनेशनल मार्केटिंग को समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि अंतरराष्ट्रीय विपणन यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग होता क्या है। अंतरराष्ट्रीय विपणन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का अर्थ हुआ यानी विभिन्न देशों से विपणन का अर्थ है वर्तमान में सभी उपभोक्ताओं को आप कैसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय उस पे आप कैसे ले जा सकते हैं। तो ये तो वर्ड हो गया, यानी नेशनल बाउंड्रीज, यानी आप एक देश से दूसरे देश की तरफ जा रहे हैं, वो हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय। फिर हम बात करते हैं विपणन। विपणन का अर्थ हुआ कि कैसे आप उपभोक्ताओं की, जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपने मार्केटिंग में भी पढ़ा है, कि आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स, मतलब उनकी जरूरतें आपको समझनी पड़ेंगी, तब आप एक तरीके से विपणन यानी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जब हम विपणन करते हैं तो उनका एक तरीके से नेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करके जब आप जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग, यानी अंतरराष्ट्रीय विपणन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग। क्लियर? तो सबसे पहले इसकी हमको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि बेसिकली ये होता क्या है। डेफिनेशन अंतरराष्ट्रीय विपणन क्या होता है। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल मार्केटिंग, मतलब एक ग्लोबली कैसा है ये अंतरराष्ट्रीय विपणन। ठीक है, तो आपको मैं एक डेफिनेशन बताता हूं, यानी इसकी एक परिभाषा बताता हूं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ये एक डेफिनेशन दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द मल्टीनेशनल प्रोसेस। क्या है ये? बहुराष्ट्रीय प्रोसेस है, मल्टीनेशनल प्रोसेस है। इंटरनेशनल मार्केटिंग जो होती है बहुराष्ट्रीय प्रोसेस है। इसमें यह बताती है कि कैसे आप अपने आइडियाज को, अपने गोल्स को कैसे आप उसको और अच्छे से निखार सकते हैं अंतरराष्ट्रीय में विपणन, कि आप अपने जो आपका प्रोडक्ट है उसको कैसे आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकते हो। इसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको? मार्केटिंग की, यानी विपणन। अब सबसे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि रीजन क्या है कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हैं। क्या रीजन है इसके, क्या कारण है कि हम अपने प्रोडक्ट को या किसी भी जो हम बना रहे हैं प्रोडक्ट को, कैसे हम उसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ले जा सकते हैं, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जाने के क्या कारण होते हैं कि हम अपने डोमेस्टिक को छोड़ के, यानी जिस देश में हम वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको छोड़ के हम इंटरनेशनली जा रहे हैं, यानी फॉरेन की तरफ हम जा रहे हैं, दूसरी कंट्री की तरफ जा रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो पहला इसका पॉइंट है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन यानी मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह हुआ कि आप एक देश के बाजार से दूसरे देश के बाजार की तरफ भी जाना चाहते हैं। इसको हम बोलते हैं मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। अब अगला पॉइंट है इसमें कि हम क्यों जा रहे हैं। एक है स्मॉल डोमेस्टिक मार्केट। स्मॉल डोमेस्टिक मार्केट मींस कि आपका जो जिस देश में आप अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत छोटा मार्केट अवेलेबल है, तो आप इसलिए उसको इंटरनेशनल वे में जाना चाहते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे?
स्मॉल डोमेस्टिक मार्केट के कारण हम इंटरनेशनल वे में जाना चाहते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम अपने प्रोडक्ट को ले जाना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल प्रोडक्शन। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हम इंटरनेशनली प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हम क्या, ये भी एक कारण है कि हम इंटरनेशनल वे में जाना चाहते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर के लिए जाना चाहते हैं। जैसे कि आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि कई ऐसी कंपनी हैं जो कि अमेरिका, चाइना और जापान की कई ऐसी कंपनी हैं जो भारत में आके अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं। तो जब हम उस देश की बात करते हैं, जापान, चाइना या किसी भी देश की बात करते हैं, तो वो जब यहां आके बनाती है तो उनके लिए वो क्या हो जाता है? अंतरराष्ट्रीय विपणन, जब वो यहां आके अपनी मार्केटिंग को करती हैं। तो इसके लिए हमको क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों ने विपणन में पहले भी पढ़ा था कि आपको एक तरीके से नीड एंड वांट्स, मतलब उसकी आवश्यकताएं क्या है, किसी भी कस्टमर की आवश्यकता क्या है, वो क्या चाहता है, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। तब आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। अदरवाइज आप अगर उसकी आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे कि वो क्या चाहता है, कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट चाहता है, किस लेवल पे चाहता है, तो आप तब तक उस प्रोडक्ट को ले जा ही नहीं सकते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो आपको ये सारी चीजें भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब अगला पॉइंट आता है इसके बाद, कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप यानी उपभोक्ता के साथ किस तरीके का हम व्यवहार मेंटेन कर सकते हैं, कैसे इंटरनेशनली हम एक कस्टमर से कनेक्ट हो सकते हैं, यानी उपभोक्ता से, यानी दूसरे देश के उपभोक्ता को हम कैसे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसका सबसे अच्छा आपको मैं उदाहरण बताऊं, आपने मैकडोनल्ड के बारे में तो सुना ही होगा, जो आप बर्गर्स वगैरह खाते हैं। तो कैसे मैकडोनल्ड ने अलग अलग देशों में अपना एक बिजनेस सेटअप किया और उस देश के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई इंटरनेशनली। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो भारत में उन्होंने कैसा ब्रांड की मार्केटिंग की, जैसे उन्होंने बोला मैक आलू टिक्की। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग हर देश में जाके उस देश की नीड एंड वांट्स को समझा, यानी आवश्यकताओं को समझा कि कस्टमर चाहता क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि कस्टमर क्या चाहता है, तब तक आप अपने प्रोडक्ट को उसको बेच ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आपके उपभोक्ता की, जिस देश में आप बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उसकी उपभोक्ता की क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, आपको यह समझना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, फिर एक कारण और रहता है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे क्यों जाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस मींस कि अलग अलग देशों में आपको एक कॉम्पिटिटिव यानी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। यानी इस देश में अगर किसी दूसरे देश में हम जाते हैं तो वहां पे हो सकता है कि कंपटीशन कम हो और हमारा प्रोडक्ट इजीली हम उसको आसानी से बेच सकें दूसरी कंट्री में जाके, क्योंकि हमारे देश में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम दूसरे देश में भी जा सकते हैं। तो ये एक कारण है कि ये कारण रहे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं। फिर बात आती है, तो ये था हमारा एक अंतरराष्ट्रीय विपणन को की तरफ हम क्यों जाना चाह रहे थे। फिर बात आती है कि हम मोड्स ऑफ एंट्री, यानी हम किसी दूसरे देश में किस तरीके से एंट्री पा सकते हैं। यानी किसी देश में अगर हमको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो उसके किस तरीके से हम इंटरनेशनल लेवल पे उसको पा सकते हैं, मतलब उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो पहला था कि हम या तो क्या करें कि हम एजेंट हों किसी फॉरेन कंट्री में, एजेंट बन जाएं फॉरेन कंट्री में जाके। तो आप एक
उसको पा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप जा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। दूसरा होता है आप किसी दूसरे देश में अपना ऑफिस ओपन कर लें। ऑफिस इन अनदर कंट्री, मतलब आप किसी दूसरे देश में जाके अगर अपना एक ऑफिस सेटअप करते हैं तो आप वहां के मार्केट पे बिजनेस कर सकते हैं, वहां के मार्केट को समझ सकते हैं। देन लाइसेंस एग्रीमेंट के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आप एक तरीके से दूसरे देश में जाके लाइसेंस लें या एग्रीमेंट करें बिजनेस करने के लिए, तो आप उस बिजनेस को समझ सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को पहुंचा सकते हैं। फिर क्या नेक्स्ट आप कैसे और पा सकते हैं मोड, और क्या हो सकता है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे मींस आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा इंडिया में कई लोगों ने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले रखी है, केएफसी की फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो इन फ्रेंचाइजी लेने से भी आप इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। किसी दूसरे देश में जाके आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, या कोई दूसरा देश हमारे भारत देश में आके भी कर सकता है बिजनेस। तो इन सब के लिए हमको अंतरराष्ट्रीय विपणन की समझ होना बहुत जरूरी है। जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि हमको अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल करना है, किस तरीके से बेचना है, तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि अंतरराष्ट्रीय विपणन होता क्या है। अभी तक हमने क्या सोचा, मार्केटिंग का मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट लेके गए कि डोर टू डोर आपको सेल करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारी गलत धारणा है। मार्केटिंग का मतलब कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। जब तक कस्टमर को यानी उपभोक्ता को यही पता नहीं होगा कि वो प्रोडक्ट है कैसा, दिखता कैसा है, तब तक आप उपभोक्ता तक पहुंच ही नहीं सकते, यानी कस्टमर तक पहुंच ही नहीं सकते। तो कस्टमर तक पहुंचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको अंतरराष्ट्रीय विपणन की समझ होना बहुत अनिवार्य है, यानी जरूरी है। बिना अंतरराष्ट्रीय विपणन की समझ के बिना हम कोई भी कार्य, जो भी काम है, वो आसानी से पूरा नहीं कर सकते। तो ये थे आपके मोड्स ऑफ एंट्री, ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से एंट्री करें। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जब आपने ये समझ लिया कि रीजन क्या थे इंटरनेशनल लेवल पे जाने के, और किस तरीके से आप इंटरनेशनल लेवल पे एंट्री पा सकते हैं मार्केट में, तो ये दो बातें हमने समझी, और अंतरराष्ट्रीय विपणन होता क्या है ये हमने समझा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय विपणन की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि विशेषताएं क्या होती हैं अंतरराष्ट्रीय विपणन की। सो पहली विशेषता होती है राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर किया जाने वाला विपणन, यानी क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। यानी अंतरराष्ट्र जो एक आपका देश है उसके बाहर जाने वाला विपणन, यानी एक देश से दूसरे देश की तरफ आप कोई भी विपणन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय विपणन। तो पहली ये एक विशेषता है कि हम कोई भी अपना प्रोडक्ट, यानी एक तरीके से कोई भी वस्तु हम एक देश से दूसरे देश में जाके किस तरीके से बेचेंगे। तो आप लोगों ने 4 P's, तो हमने जैसे कि हम बात कर रहे थे 4 P's की, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो हमने ये 4 P के बारे में मार्केटिंग में यानी विपणन में हमने पढ़ा था। तो इन 4 P के बारे में, जैसे कि आपको प्रोडक्ट यानी आपका वस्तु क्या है, आप किस प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज क्या हो गई, प्रोडक्ट। कि आप जब अंतरराष्ट्रीय विपणन की हम बात कर रहे हैं तो आप अंतरराष्ट्रीय विपणन में क्या चीज को ले जाना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट को ले जाना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं होगा कि आप हर प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ले जा सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम हर प्रोडक्ट को नहीं ले जा सकते। ताकि हमको वहां के जो हमने, जैसे कि हमने जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था हमने बात करी थी
कि कस्टमर की एक तरीके से उपभोक्ता की हमको आवश्यकताओं जरूरतों के बारे में समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात है कि प्राइस। अब आपने देखा होगा कि हर देश में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अलग अलग कीमतें होती हैं। क्यों होता है? सबसे पहला कारण क्या होता है कि वहां पे कंपटीशन कैसा है। अगर मान लीजिए ज्यादा कंपटीशन है, अगर हमको कंपटीशन फेस करना है तो हमको उसके अकॉर्डिंगली हमको अपनी डिसाइड करनी पड़ेगी अपनी उसकी प्राइस कि उसकी कीमत कितनी होगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो कीमत का, प्राइस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, यानी बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और वो प्राइस भी एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है हमको अंतरराष्ट्रीय विपणन के दृष्टि से, कि आप किसी भी मार्केट में, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं या अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब आप जाने वाले हैं, तो उस जिस प्रोडक्ट को आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले हैं तो उसकी कीमत क्या रखेंगे आप। तो इसके अकॉर्डिंगली हमको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, यानी व्यू रचना बनानी पड़ती है कि किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है स्टूडेंट्स। देन हम बात करते हैं प्लेस, कि हम किस जगह पर किस तरीके से, कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे होगा। अगर हम बात करेंगे हमको अमेरिका में जाके किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, या हम अपने प्रोडक्ट को अमेरिका में ले जाना चाहते हैं, तो वो किस जगह पे हम उसको सेल करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो इसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। देन हम बात करते हैं प्रमोशन, कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन किस तरीके से करें। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि आपको अपने प्रोडक्ट को, अगर कोई दूसरे देश की कंपनी है और वो इंडिया में आके अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है, तो उस कंपनी के लिए तो इंडिया एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय विपणन ही हो गया। तो वो कंपनियां क्या करती हैं कि आपको उस कनेक्ट करती हैं कस्टमर को, या किसी सेलिब्रिटी को ऐसा ले आएंगी जो इंडियन हो और उससे आपको मार्केटिंग करवाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आप लोग अपनी सामने देखते हुए भी आ रहे हैं। जैसे कोई फॉरेन कार कंपनी आई तो उन्होंने इंडियन सेलिब्रिटी को अपॉइंट किया कि वो मार्केटिंग के लिए। तो इस तरीके से कंपनियां क्या करती हैं, एक तरीके से स्ट्रेटेजी बनाती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से कस्टमर के माइंड में डाल पाएंगे ताकि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे। जब तक अगर किसी भी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ही अवेलेबल नहीं होगा तो हम कितना भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चले जाएं, हम अपने प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पाएंगे, सेल ही नहीं कर पाएंगे। तो हमको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय विपणन को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारी अंतरराष्ट्रीय विपणन यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग की समझ ही नहीं हो पाएगी, तब तक हम उसको बेच ही नहीं सकते किसी प्रोडक्ट को, यानी कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे 4 P's जो कि आपको समझना जरूरी थे। अब हम बात करते हैं कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है, एक तरीके से आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो पहला इंपॉर्टेंस है आपका टू एक्सपेंड टारगेट मार्केट, मतलब आपको अपना टारगेट मार्केट पता होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि आप किस मार्केट में जाने वाले हैं। आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए, टारगेट मार्केट यानी टारगेट कस्टमर, कि आप किसको ये प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर एप्पल को ये पता नहीं हो कि वो किस कस्टमर को ये प्रोडक्ट बेचना चाहती है, एप्पल मोबाइल या एप्पल लैपटॉप्स आते हैं, आपने देखा होगा, अगर हम किसी ऐसे को प्रोडक्ट को तो नहीं बेच सकते जो पढ़ा लिखा ही ना हो, तो वो एप्पल मोबाइल क्या चलाएगा फिर वो, या जिसको कार चलानी नहीं आती हो हम उसको कार बेच लेंगे। उसको पहले या तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी या उसको पूरा सिखाना पड़ेगा, तब वो उस प्रोडक्ट को लेने लायक बनेगा। तो सबसे पहले हमको अपनी टारगेट डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है।
किस मार्केट में हम, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हम जाने वाले, किस तरीके के कस्टमर हमको मिलेंगे, क्या एज ग्रुप रहेगी कस्टमर की, क्या किस तरीके के उनका लाइफ स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंगली हमको अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको देखनी पड़ती हैं, तभी आप इंटरनेशनल वे में मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट है बूस्ट ब्रांड रेपुटेशन। अब टारगेट मार्केट में जैसे कि अगर हम बात करें, इस वाले पॉइंट पे ही अगर हम बात करें, कोको कोला कंपनी जो है 200 कंट्रीज यानी 200 कंट्रीज में अपनी टारगेट मार्केट देखती है। तो हर कंट्री में जो उसका अंतरराष्ट्रीय विपणन है यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग है, वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग मार्केटिंग करती है। तो कई आपने देखा होगा, कोको कोला का आपने देखा होगा, जैसे कि एक लोगो पहले आता था ठंडा मतलब कोको कोला, तो इस तरीके के लोगो, जिंगल्स उस कंट्री टू कंट्री उसके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग करती है कंपनी, ताकि वो कस्टमर के माइंडसेट को समझ सके और उसको अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक तरीके से मजबूर कर दिया है कि आप उस मार्केटिंग के थ्रू उस प्रोडक्ट को खरीदोगे। ठीक है। अब दूसरी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बूस्ट ब्रांड रेपुटेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बूस्ट ब्रांड रेपुटेशन। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको अपनी ब्रांड की रेपुटेशन भी बनानी है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी कंपनी के आगे। अब हम जब बात करते हुए आ रहे थे एप्पल मोबाइल कंपनी की, एप्पल की, तो जब वो उन्होंने अपना क्या किया, उन्होंने अपनी ब्रांड की रेपुटेशन बहुत अच्छी एक पूरे वर्ल्ड वाइड बनाई हुई है। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट यानी एक कोई नया मोबाइल लॉन्च होने वाला होता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी रेपुटेशन इस तरीके की होती है कि वो उस प्रोडक्ट को लाइन लगती है उस मोबाइल को लेने के लिए, जो भी नया आने वाला होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांड की रेपुटेशन इस तरीके से वर्ल्ड वाइड बनाई हुई है। तो ये एक रीजन रहता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कैसे आप अपनी ब्रांड की रेपुटेशन को बूस्ट करेंगे, यानी बढ़ाएंगे। जितना वर्ल्ड वाइड आप अपने ब्रांड को बनाए रखते हैं, उस तरीके से कस्टमर भी ज्यादा पे करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि एक ब्रांड को खरीदने का क्रेज भी रहता है। आप नाइकी या प्यूमा शूज आते हैं, आप उनकी बात करें तो वो भी एक ब्रांड, उन्होंने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इन्होंने अपने ब्रांड बनाए हुए हैं। तो एक ब्रांड की रेपुटेशन को बूस्ट करना भी एक बहुत जरूरी काम है अगर हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय विपणन की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला पॉइंट इसमें आता है टू कनेक्ट बिजनेस विद द वर्ल्ड। To connect business with the world, आप किस तरीके से अपने व्यापार को वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड वाइड आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, कैसे अपने बाजार को देखेंगे कि किस कंट्री में जाके आप अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो आपको अपने बिजनेस को कनेक्ट करना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड के साथ में, और जिस कंट्री में जिस तरीके का कस्टमर है यानी उपभोक्ता है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाना भी पड़ेगा। ठीक है। तो हर देश में अलग अलग स्तर के अलग अलग माइंडसेट के कस्टमर होते हैं। सबसे पहले आपको उनकी माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि वो चाहते क्या हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट चाहते हैं। आप जैसे कि हम एग्जांपल देता हूं आपको, एक चाइना के जैसे प्रोडक्ट आते हैं, तो इंडिया में वो उस क्वालिटी के नहीं आते जो, क्योंकि इंडिया का क्या है कस्टमर कि वो सस्ती चीजें चाहता है। लेकिन अगर हम चाइना के प्रोडक्ट अमेरिका में बात करें तो वही चाइना के प्रोडक्ट महंगे आते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो एक ही कंपनी इंडिया के लिए अलग तरीके के प्रोडक्ट बना रही है और अमेरिका के लिए अलग तरीके के प्रोडक्ट बना रही है। तो ये क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय बाजार के एक निर्धारित तत्व होते हैं कि किस तरीके से कस्टमर चाहते क्या है, उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को
डिफाइन करना पड़ेगा, हमको उसको प्रोडक्ट को उस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो आपको मार्केट की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, जिस देश में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं या प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं। तो आपको उस देश के मार्केट की कंडीशन को भी एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप उस मार्केट की कंडीशन को एनालाइज नहीं करेंगे तो आप उस देश में व्यापार उस तरीके से नहीं कर पाएंगे और ना ही विपणन कर पाएंगे, यानी मार्केटिंग कर पाएंगे, क्योंकि आपने उस देश की अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा बाजार है उसको समझा ही नहीं था। सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विपणन को समझना भी बहुत ही जरूरी है किसी भी देश की किसी भी देश में अगर आप बिजनेस करने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में महत्व में ही, यानी इंपॉर्टेंस में ही, जो अगला महत्व है इसका कि टू ओपन डोर फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, यानी भविष्य में आने वाली अवसर, जो भविष्य के अवसर हैं उनके लिए कैसे दरवाजे खुल रहे हैं। अब आप इंडिया की ही बात कर लें, इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपने सुना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें क्या है कि आप कई देशों की कंपनियां इंडिया में आके अपने बिजनेस को फैला रही हैं, अपने बिजनेस को बना रही हैं। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय विपणन का ही एक पार्ट है कि किस तरीके से वो इस बाजार में आके या इंडिया की कंपनी अलग देशों में जाके किस तरीके से व्यापार कर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन का जो एक एरिया है, जो क्षेत्र है, काफी व्यापक है, क्योंकि ये हम एक नेशनल बाउंड्रीज, यानी एक देश से दूसरी देश की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे महत्व, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के ये महत्व थे। अब हम बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, यानी अंतर्राष्ट्रीय विपणन से क्या लाभ होते हैं किसी भी कंपनी को, किसी भी कस्टमर को, किसी भी देश को, यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग के एडवांटेज, लाभ। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको समझाना चाहता हूं। आई थिंक आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विपणन पूरा चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रोवाइडिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? प्रोवाइडिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रोवाइडिंग हायर स्टैंडर्ड मींस कि किस तरीके से आप किसी देश के उपभोक्ताओं को कैसे उनकी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब एक देश में अगर किसी दूसरे देश में जाके कोई कंपनी व्यापार कर रही है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तो किस तरीके से जो उस देश के कस्टमर हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि फिर मैं एप्पल मोबाइल की बात करूंगा, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, जो एप्पल मोबाइल यूज कर रहा है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका हाई दिखता है, क्योंकि वो एप्पल का मोबाइल चला रहा है। क्योंकि हर कस्टमर के माइंड में क्या है कि वो इतना महंगा प्रोडक्ट है वो। तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बात है अगर हम एप्पल मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो ये एक लाभ होता है इसका। देन एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस आपके पास, अगर आप किसी एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो क्या आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, मतलब उसको यूज, आप उसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या जिस तरीके का उपभोक्ता आपके सामने मौजूद है अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, तो हमको इसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। जब तक हमको इसकी जानकारी नहीं होगी और हमको पता ही नहीं होगा कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं ताकि हम मार्केट में उस तरीके से सेल करें, तब तक हम इसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते।
ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अगला एडवांटेज आता है रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी इंडस्ट्री की ग्रोथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय विपणन के थ्रू एक इंडस्ट्री को या एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से ग्रोथ मिलती है। आपने जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने होंगे, जो अमेज़न हुआ, एप्पल हुआ, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्योंकि इन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया और उन्होंने अपने आप को अंतरराष्ट्रीय विपणन यानी वहां की कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को समझा, यानी जरूरतों और आवश्यकताओं को समझा और उसके अकॉर्डिंगली ही उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया या अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया। तो ये भी एक जरूरी पॉइंट था एक किसी भी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, कि आपकी जो कंपैरेटिव कॉस्ट है यानी जो कॉस्ट है उस, अगर मान लीजिए हम किसी दूसरे देश में जाके बेच रहे हैं तो हो सकता है वहां पे टैक्स वगैरह कम हो, तो वहां पे जाके हम सस्ता बेच पाए उस प्रोडक्ट को। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाके विपणन करती हैं, समझाती हैं, तो ये सारा कुछ उस देश पे ही निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। देन फिर फैसिलिटेट्स कल्चरल एक्सचेंज। अंतरराष्ट्रीय विपणन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बात है कि हम कल्चरल एक्सचेंज किस तरीके से करते हैं। कल्चरल मीन्स कि आप एक देश के कल्चर को दूसरे देश के कल्चर से किस तरीके से समझ सकते हैं। तो हमको अगर अपने प्रोडक्ट को बेचना है, सेल करना है, तो हमको उस देश के कल्चर को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, उस देश के अगर कल्चर को हम समझ गए, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, किसी दूसरी कंपनी अगर यहाँ आके अपना सेल करती है तो इंडिया में जब वो आती है तो यहाँ के देश के कल्चर को भी समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कल्चरल एक्सचेंज भी बहुत ही जरूरी है किसी भी देश के अंतरराष्ट्रीय बाजार को समझने के लिए और अंतरराष्ट्रीय विपणन को करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन मींस कि जब हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी हमारा इस देश में प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमारे पास उतने कस्टमर अवेलेबल नहीं है, यानी उपभोक्ता नहीं है जितनी हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो अपने माल को यानी अपने प्रोडक्ट को जब ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उस प्रोडक्शन को यूज हम कैसे करेंगे? किसी दूसरे देश में जाके अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, तब हम अपने जो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था हम उसको यूज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं किसी दूसरे देश में जाके। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय विपणन के थ्रू हमको फायदा मिलता है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि हम अपने देश किसी भी देश में अगर ज्यादा उसकी प्रोडक्शन हो रहा है तो हम दूसरे देश में जाके उसको सेल कर सकते हैं, विपणन कर सकते हैं और कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक फायदा होता है अंतरराष्ट्रीय विपणन का। फिर होता है अवेलेबल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इससे आपको क्या मिलता है? जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज भी होता है, यानी आप फॉरेन करेंसी भी एक्सचेंज होती है, हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये भी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी समझे इसमें कि हम किस तरीके से, आपने जैसे कि मैंने आपको एप्पल का एग्जाम्पल बताया कि एप्पल मोबाइल्स जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पे आते हैं और इनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी पूरी मार्केटिंग की जाती है। उस तरीके से जैसे कि अगर आपने अभी देख रहे होंगे फेसबुक का भी आपके सामने ऐड आ रहे हैं, तो कस्टमर को उस तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है कि वो उससे कनेक्ट कर पाए उस प्रोडक्ट से आप। तो अंतरराष्ट्रीय विपणन में इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे कि कस्टमर चाहता क्या है, तब तक हम अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोडक्ट को पहुंचाने में विपणन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर अच्छे से उसका विपणन नहीं हो पाए, यानी मार्केटिंग उस प्रोडक्ट की अच्छे से नहीं हो पाई,
तो उसको बेचने में भी हमको समस्या आ सकती है। विपणन यानी कस्टमर तक उस चीज को किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, कस्टमर उस चीज को कैसे जान पा रहा है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। तो इसमें विपणन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जब हम एक देश से दूसरे देश में जाके कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं या विपणन करते हैं या एक देश से दूसरे देश तक ले जाते हैं, तो वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय विपणन का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना उसके वो पूरा ही नहीं किया जा सकता। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि कैसे हम उसको देख सकते हैं कि कैसे हम उसको करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी अंतर्राष्ट्रीय विपणन में, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है। सो अंतर्राष्ट्रीय विपणन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है एक देश से किसी भी दूसरे देश के उपभोक्ता के उनकी आवश्यकताओं को समझ के, उनकी जरूरतों को समझ के एक प्रोडक्ट को बेचना, किस तरीके से उन तक पहुंचना। तो ये था हमारी फर्स्ट यूनिट का यानी इकाई फर्स्ट का कुछ एक टॉपिक कि हम कि बेसिकली इंटरनेशनल मार्केटिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय विपणन होता क्या है, क्या महत्व होते हैं, क्या इसके लाभ होते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। सो आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच।